हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 3। ये अध्याय 3 का पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 हम 1 और 2 पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, या जिसको आप जानते हो ये कक्षा 10 में है उसके पास तुरंत शेयर करिए। उसके बाद क्लास चालू करते हैं। तो हमने पिछली दो वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा। पहली वीडियो में धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, धातु अधातुओं के भौतिक गुणधर्म समझे हमने, रासायनिक गुणधर्म भी हमने समझे, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया समझी पार्ट 2 में हमने, जल के साथ अपक्रिया समझी। आज हम पढ़ने वाले हैं खनिजों के बारे में। खनिज धातु की प्राप्ति, यानी कि ये धातु जो होते कहाँ से, धातु तो हम लोग समझ चुके, आधार भी समझ चुके। यानी ये जो खनिज होते हैं क्या होते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, इनका क्या उपयोग है, एक एक चीज बारीकी से सीखेंगे। इसके लगभग पार्ट पूरे अध्याय के 4 बनेंगे, इसके बाद एक और बनेगा, ये तीसरा, इसके बाद चौथा बनेगा। तो आप लोग ये ना समझे कि सर एक अध्याय के 4 पार्ट बना रहे। ये देखिए आपको समझ में किस में आ रहा है। मैं कहता हूँ आप एक बार पढ़ के हमारे चैनल से देखिए, आपको समझ में आता है दोबारा आप पढ़िएगा, मर्जी आपकी है ना। ये बात नहीं देखते कि कौन कितना कम क्लास से करा रहा है, कौन ज़्यादा क्लास से। आपको समझ में क्या आ रहा है, आपके समझ में आना चाहिए बस। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 पार्ट 3, धातुओं की प्राप्ति। ये धातुओं की प्राप्ति पूछ ले या धात्विक पूछ ले, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो पृथ्वी की भूपापर्ति धातुओं का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की भूपापर्ति यानी पृथ्वी की भूपापर्ति धातुओं का मुख्य स्रोत है। यदि पूछ ले क्वेश्चन में धातुओं का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो पृथ्वी की भूपापर्ति। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, समुद्री जल होता है ना, उसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इत्यादि जैसे कुछ विलेय अम्ल उपस्थित रहते हैं। पहली तो बात है कि धातुओं का मुख्य स्रोत पृथ्वी की भूपापर्ति है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड जैसे कुछ विलेय तक उपस्थित रहते हैं। मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड जैसे कुछ विलेय अम्ल समुद्री जल में भी उपस्थित रहते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कि समुद्री जल में कौन से अम्ल विलेय होते हैं, तो क्या जवाब देंगे आपसे, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। और नंबर 1 पे खनिज। खनिज क्या होता है, हमारे दिमाग में खनिज सुनकर ही आ जाता है कि खनिज यार क्या होता, कैसे होते होंगे ये। तो देखते हैं। खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा है, क्या है, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब प्राकृतिक रूप क्या होता है, प्राकृतिक मतलब जो प्राकृत में दे, जो हमें प्राकृत मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, वो जो मानव बनाए हो तो मानव द्वारा निर्मित हो गए, कृत्रिम हो गए, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से हमें स्वयं मिले, प्राकृतिक बनाती उनको, समझ रहे हैं ना। तो प्राकृतिक रूप से जो हमें मिले, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज आराम से हम लोग समझ चुके, खनिज क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले खनिज या यौगिकों को, वो तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। नंबर 2 अयस्क। अब हमारे दिमाग में सर खनिज तो हम जान चुके, अयस्क क्या होता है, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क क्या होते हैं, वे खनिज हम लोग पढ़ चुके हैं, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में हो, यानी खनिज में धातु हमारी मिली होती है, तो धातु अधिक मात्रा में से 80% धातु हो, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में हो और उसे निकालना लाभकारी भी होता है। अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसे निकालना लाभकारी होता है, भाई हमारे कामों में आता है, उसे निकालना लाभकारी होता है, ऐसा कहलाता है। ऐसा क्या है, खनिज में अधिक मात्रा में जिसमें धातु होती है उसको निकालना लाभकारी होता है, ऐसा कहलाता है। वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसे निकालना लाभकारी होता है, ऐसा कहलाते हैं।
नंबर 3 पर गैंग। अब गैंग सुनकर ये ना समझना सर जी हमारे गांव में भी एक गैंग है, यहाँ भी गैंग, वो वाली गैंग नहीं भैया, ये वाली गैंग समझो अपनी केमिस्ट्री वाली। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में, देखो पहले खनिज जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुए, उसके बाद अयस्क, अयस्क क्या खनिज से जिसमें धातु अधिक मात्रा में होती है उसको हम निकाल लेते हैं। फिर ये गैंग, जब पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में, यानी खनिज से अयस्क निकालेगा, अयस्क से फिर गैंग आएगा। पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत, मिट्टी इत्यादि जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। गैंग किन्हें कहते हैं? अयस्कों। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत होती है, मिट्टी होती है इत्यादि बहुत सी अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसी अशुद्धियां पाई जाती है जिन्हें गैंग कहते हैं। यानी जो हम धातु निकाल लेते हैं वो तो अयस्क हो जाती है। सबसे पहले समझो, जो खनिज होता है, खनिज के पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या युग्मों को खनिज कहते हैं। नंबर 1। अयस्क क्या होता है? इनमें से जिसमें धातु अधिक मात्रा में होती है, धातु को हम निकाल लेते हैं तो वो तो हमारी अयस्क होगा। अब धातु के बाद जो अशुद्धियां बची वो हमारी गैंग कहलाती हैं। यहाँ तक बात ओके है? अब समझते हैं धातुओं को प्राप्त, धातुओं की है प्राप्ति 3 चरणों में पूरी होती है। जो हमें धातु मिलती है इनकी प्राप्ति 3 चरणों में पूरी होती है जाकर के। नंबर 1 अयस्कों का समृद्धिकरण, नंबर 2 धातुओं का निष्कर्षण, नंबर 3 धातुओं का परिष्करण। तो हमने बहुत अच्छी धातुओं की प्राप्ति पहले समझी। पृथ्वी की भूपृष्ठीय धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इत्यादि जैसे कुछ विलयन उपस्थित रहते हैं। खनिज समझा, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें निकालना रावकाली होता है, अयस्क कहलाते हैं। गैंग क्या होता है? पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी इत्यादि जैसी अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं की प्राप्ति 3 चरणों में पूरी होती है। जब हम प्राकृतिक रूप से धातु को निकालते हैं जमीन से, तो उसके, अब भाई शुद्ध तो निकलेगा ना, उसमें माटी भी होगी, रेत भी, कंकर सब कुछ होगा ना। अब उसको हम सही करेंगे तभी तो मार्केट में बिकेगी। तो सही करने की 3 विधियां हैं। धातुओं की प्राप्ति 3 चरणों में पूरी होती है। नंबर अयस्कों का समृद्धिकरण, जो अयस्क हो गए इसका समृद्धिकरण होगा। फिर धातुओं का निष्कर्षण होगा, धातुओं का परिष्करण होगा। तो ये तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे खनिज, अयस्क, गैंग। अब अगली हेडिंग हमारी होगी अयस्कों का समृद्धिकरण। चलते अपनी अगली स्लाइड पे। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा कि खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं। धातुओं की निष्कर्षण की 3 विधियां थी। तो पहली विधि हम पढ़ेंगे अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण पूछे या संदर्भ पूछे, बात वो एक ही है। तो अयस्कों से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। ओके बच्चों, तो अयस्कों का समृद्धिकरण या संदर्भ क्या है? अयस्कों से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया, अयस्कों से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। समृद्धिकरण अनेक विधियों द्वारा किया जाता है। पहले हम अयस्कों का समृद्धिकरण समझा क्या होता है। अयस्कों से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। समृद्धिकरण अनेक विधियों से किया जाता है। अनेक विधियां कौन सी है? नंबर 1 पानी से साफ करके, यानी पानी से साफ करके हम उसको अलग कर सकते हैं, छान कर अलग कर सकते हैं, रसायनों का उपयोग करके और चुंबक के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तो अयस्कों का समृद्धिकरण हम लोगों ने समझा बहुत ही अच्छी तरीके से। अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है? अयस्कों से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्कों से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। अयस्कों का समृद्धिकरण कई विधियों द्वारा किया जाता है। पानी से साफ करके नंबर 1, नंबर 2 छान कर, नंबर 3 रसायनों का उपयोग करके, नंबर 4 चुंबक द्वारा। अब पढ़ते हैं नंबर 2 धातुओं का निष्कर्षण। 3 विधियां थी। नंबर 1 तो अयस्कों का समृद्धिकरण हो गया, नंबर 2 थी धातुओं का निष्कर्षण, नई धातु कैसे निकाली जाती है। तो देखो, कुछ धातुएं पृथ्वी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती, कुछ धातुएं पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं, कुछ धातुएं जो अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। संक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अपक्रियाशील होती।
मैंने पिछली वीडियो में संक्रियता श्रेणी आपको पढ़ाई है, तो के से लेकर गोल्ड तक जाती है। तो संक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अपक्रियाशील होती हैं। संक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे धातुएं होती है वो सबसे कम अपक्रियाशील होती हैं। जैसे देखो, संक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अपक्रियाशील होती हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जो संक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होती हैं धातुएं, वे स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। वह कब कम अपक्रियाशील होती है? जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कापर, ये क्या होती हैं? स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। पृथ्वी में स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, लेकिन अपक्रियाशील कम होती हैं। यहाँ तक बात हो गई। नंबर 1 उसको डालो, 4 नंबर ऐसे रहने दो। संक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जो सबसे ऊपर होती है टॉप पर, जैसे के यानी पोटेशियम, नाइट्रोजन, Ca, Mg, एयर, एल्युमिनियम, इनकी अधिक अपक्रियाशीलता होती है। ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती हैं। जो सबसे अपक्रियता श्रेणी संक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की धातुएं होती हैं, इनकी अधिक क्रियाशीलता होती है। इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? अधिक। अतः ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती। इनमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है, कभी भी स्वतंत्र रूप में हमें नहीं मिल सकती। यहाँ तक ओके। संक्रियता श्रेणी की मध्य की धातुएं जैसे जिंक हो गई, लोहा हो गया, पीबी की अपक्रियाशीलता माध्यम होती है। पृथ्वी की भूपटल में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। हमने क्या समझा? संक्रियता श्रेणी की मध्य की धातुएं जैसे Zn हो गया, हमारा Fe हो गया, Pb, ये अपक्रियाशीलता माध्यम होती है। क्योंकि ये संक्रियता श्रेणी में माध्यम में होती, तो इनकी संक्रियता कैसे होती है? अपक्रियाशीलता माध्यम होती है। तो पृथ्वी की भूपटल में मुख्यतः ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ऑक्साइड होगा, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में हमेशा पाई जाती है। तो कम क्रियाशीलता धातुओं का निष्कर्षण। सबसे पहले हमने ये हेडिंग पढ़ी अपनी, निष्कर्षण धातुओं का पढ़ रहे हैं ना। तो सबसे कम कौन सी होती है? सबसे नीचे वाली होती है। जैसे ये देखो, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कापर। कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करें? इन धातुओं ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। जो कम क्रियाशील धातु होती है ना, इन धातुओं ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो संक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होती धातुएं वही कम क्रियाशील होती है। इनको केवल गर्म करने से ही धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है। जैसे देखो, Hg मार्करी का निष्कर्षण देखो, जैसे 2Hgs प्लस 3O2, तो 2HgO प्लस 2SO। ये देखो 2HgO तो 2Hg प्लस O2, भाई 2Hg निकल गया, प्लस O2 उधर हो गया। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। सबसे पहले क्या समझा? अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है। अयस्कों से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। ये अनेक विधियों द्वारा किया जाता है, पानी से साफ करके, छान कर, रसायनों का उपयोग करके, चुंबक से। फिर समझते हैं धातुओं का निष्कर्षण है। धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है? तो सबसे हम लोग पिछली वीडियो में संक्रियता श्रेणी का अध्ययन कर चुके हैं। तो जो सबसे ऊपर संक्रियता श्रेणी, जो सबसे नीचे धातुएं होती हैं, वे कम अपक्रियाशील होती हैं एवं पृथ्वी पे वो स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। संक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं Na, K, Ca, Mg, Al, इनकी अधिक अपक्रियाशील होती है। अतः ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। अपक्रियाशीलता की संक्रियता श्रेणी की मध्य की धातुएं जैसे Zn, Fb, Pb की अपक्रियाशीलता कैसी होती है? माध्यम होती है। ये ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ तक बात ओके। अब समझते हैं इसे कम अपक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो इन धातु ऑक्साइड को केवल गर्म करने से हमें धातु की प्राप्ति हो जाती है। जो कम अपक्रियाशील धातु होती है उनको केवल गर्म करने से ही हम धातु की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे Hg का निष्कर्षण मैंने देख लिया ना, जैसे 2HgO तो 2Hg प्लस O। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जैसे कम अपक्रियाशील धातुओं अब माध्यम पढ़ेंगे, फिर सबसे ऊपर वाली अधिक क्रियाशील धातुओं का पढ़ेंगे, फिर हमारी तीसरी हेडिंग बचेगी वो भी पढ़ेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अभी हम लोगों ने कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण विधि पढ़ी। अब समझेंगे माध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। इसके बाद अधिक क्रियाशील धातु।
माध्यम क्रियाशील का मतलब जो संकीर्णता श्रेणी के मध्य में होती है, जैसे ZnPb Fe ना, तो माध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, यह धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। तो माध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं किसमें पाई जाती है, या धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। तो नंबर 1 सल्फाइड अयस्क धातु का निष्कर्षण, जो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है उनका निष्कर्षण किस विधि द्वारा करते, तो भर्जन विधि द्वारा। उसको क्या बोलते हैं, भर्जन। या आपको डायरेक्ट भर्जन लिखने को आ जाए तो क्या कहेंगे, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। बोल दे आपको भर्जन किसे कहते हैं या भर्जन क्या है, भर्जन की परिभाषा लिखो, 1-2 नंबर में दे सकता। तो लिखेंगे सीधा सा, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। या ऐसे दे सकता है कि वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। देखो 2ZnS प्लस 3O2, तो 2ZnO प्लस 2SO2। नंबर 2 पे क्या आता है, कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण। देखो कार्बोनेट अयस्क दे रखा, तो कार्बोनेट अयस्क से जो हमें प्राप्त होगी धातु, उसका निष्कर्षण कैसे करेंगे, उसको हम निस्तापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने से या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन क्या होता, कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में, यहाँ पर शब्द एक बढ़ा है, सीमित मात्रा वायु की, यहाँ पे केवल वायु थी, वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ZnO3, तो ZnO प्लस CO2। नोट, जो मैं नोट लिखाता हूं ना, नोट आपके फिंगर टिप्स पे रटे होने चाहिए, बहुत मायने रखते नोट। इतने नोट दे दूंगा आप पैसे वाले हो जाएंगे। देखिए भर्जन और निस्तापन विधियों से हमें जो धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, भर्जन और निस्तापन से जो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, उसका अपचयन करा धातु प्राप्त कर लिए जाते हैं, उनका अपचयन कराकर धातु प्राप्त किए जाते हैं। यानी हमें पेवर धातु भी यहाँ पे नहीं मिली है, ऑक्साइड मिली है ना, धातु ऑक्साइड। तो जो धातु ऑक्साइड में भर्जन और निस्तापन से मिलते हैं, इनका हम लोग क्या करा देते हैं, अपचयन। और अपचयन के लिए कुछ अपचयकों की हमें जरूरत होती है, कुछ अपचयकों का उपयोग किया जाता है, जैसे COH। यहाँ तक ओके। तो देखो ZnO प्लस C, तो Zn जिंक मिल गए प्लस CO। यहाँ तक बात ओके। हमने क्या समझा, माध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, या धातु या तो सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण भर्जन कहलाता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। देखो 2ZnS दोनों 2 हैं और 3 दूनी 6O है हमारे पास, तो ZnO भाई ZnO 2 निकल गए। अब 2 निकल गए, O हमारे पास 4 बचे, तो O 4 2 दूनी 4 और 2S बचा था, 2S। नंबर 2 पे क्या था, कार्बोनेट अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण, तो इसको हम निस्तापन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। नोट में क्या है, जो निस्तापन व भर्जन से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, इनका अपचयन कराकर हम धातु प्राप्त करते हैं। इनके लिए हमें कुछ उपचयकों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे CCOH। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा माध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। अब चलते हैं अधिक क्रियाशील धातु के निष्कर्षण। हम लोगों ने कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण, माध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। तो अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण ज्यादा कोई विशेष, इन धातुओं को विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त किया जाता है। यदि पूछ दे कि अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो विद्युत अपघट्य विधि द्वारा किया जाता है। इन धातुओं को विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसे देखिए NaCl से क्या है यार, NaCl से Na का निष्कर्षण, NaCl से Na का निष्कर्षण। तो देखो ये NaCl का विलयन हो गया,
इसका चित्र मैंने यहाँ पे बनाया, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये अलग चीज है, ये उसमें नहीं है, ये एक। ठीक, धातु कैथोड पर, जो कैथोड है इस पे हमें धातु मिलेगी। क्लोरीन एनोड पर, जो एनोड ये है इस पे हमें क्लोरीन, ये क्लोरीन है। तो देखो NaCl का, ये Cl है, ये NaCl का ये टोटल विलयन है, ये जो विलयन है NaCl का विलयन है। तो अधिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे? इन धातुओं को विद्युत अपघट्ट द्वारा प्राप्त किया जाता है। NaCl का धातु कैथोड पे धातु आएगी, क्लोरीन एनोड पे। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं अपना नंबर 3, धातुओं का परिष्करण। धातुओं के निष्कर्षण 3 विधियां थी, अब तीसरी विधि आएगी धातुओं का परिष्करण। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विद्युत अपघट्य परिष्करण है। जो हमारी धातु होती है इसमें कुछ अपद्रव्य होते हैं, पेवर धातु नहीं होती, तो उससे जो हम अपद्रव्य हटाने के लिए विद्युत परिष्करण विधि सबसे अधिक उपयोगी होती है। तो नंबर 1, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी अशुद्ध धातु अपघट्य CuSO4 में घुलने लगेगा। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये मेरा सचित्र वर्णन है, जब इसमें हम विद्युत धारा अपनी प्रवाहित करेंगे तो अशुद्ध धातु जो होगी, अशुद्ध धातु अपघट्य CuSO4 में घुलने लगेगी, यानी वो इसमें घुलने लगेगी, इसमें घुलने लगेगी। ठीक, नंबर 2, उसी समय अपघट्य से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित होगी। उसी समय जब वो घुलने लगेगी अशुद्ध धातु, तो उसी समय हमें शुद्ध धातु जो सही धातु होगी उतनी ही मात्रा में कैथोड कहाँ, ये यहाँ पे निक्षेपित होने लगेगी। ठीक, आविलेय अशुद्धियां, आविलेय का मतलब जो मिल ना सके, आविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होगी। एनोड ये एनोड की तली कहाँ पे है, ये। तो आविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होगी, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ये देखो एनोड पंख, आद्रव्य, इसको हम आद्रव्य भी बोलते हैं, एनोड पंख भी बोलते हैं। ये कैसी अशुद्धियां? आद्रव्य अशुद्धियां हैं। ये अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4। ये मेरा पूरा का टैंक है, ये एनोड है, ये कैथोड है, और यहाँ पे मेरी कुंजी लगी हुई है, यानी जब ऑन करेंगे तो हमारा करंट इसमें फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। सबसे पहले धातुओं का परिष्करण समझते हैं। धातुओं से अपद्रव्य हटाने के, यदि पूछे धातुओं का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो क्या लिखेंगे? विद्युत अपघटनीय परिष्करण। ये पूछते विद्युत अपघटनीय परिष्करण क्या है, तो क्या लिखेंगे? धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। नंबर 1, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जब इसमें हम विद्युत धारा कुंजी दबा देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। अशुद्ध धातु अपघट्य CuSO4 में घुलने लगी, इसमें अशुद्ध धातु घुलने लगेगी। नंबर 2, उसी समय अपघट्य से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित होगी। उसी समय जो शुद्ध धातु होगी वो कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगी। आविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होगी। आविलेय अशुद्धियां जो होगी एनोड तली पर निक्षेपित, ये आविलेय अशुद्धियां हैं, इनको हम एनोड पंख कहते हैं। या आपको 1 नंबर में ये भी पूछ सकता है कि एनोड पंख क्या है, एनोड पंख किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए ना। तो क्या लिखे? आविलेय अशुद्धियां जो एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। देखो एनोड Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Cu। तो हम लोग समझ चुके पूरा अपना स्थिति। ये मेरा पूरा एक टैंक है, ये अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये अपद्रव्य एनोड पंख जिसे हम बोलते हैं। ये मेरा एनोड है, ये कैथोड है, यहाँ पे मेरी कुंजी लगी। तो धातुओं का परिष्करण हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। अगली हेडिंग शायद संरक्षण जो है, अगली हेडिंग पर अपने चलते हैं। हम लोगों ने कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कासन परिष्करण बहुत अच्छे तरीके आराम से समझा। अब 1-2 हेडिंग और हमारी लास्ट की बची हुई है, संक्षारण। संक्षारण का सीधा सा अर्थ समझो कि जंग लगना। इसे जैसे लोहे में जंग लग जाती है, चांदी काली पड़ जाती है, उसकी चमक कम हो जाती है। संक्षारण का कुछ हम
चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अपक्रिया समीकरण में पढ़ चुके हैं, कुछ समझे हद तक। वही चीज यहाँ पर है, कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन है। तो वहाँ पे छोटे में दिया हुआ है। देखो संक्षारण होता क्या, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है। वायुमंडल का संपर्क समझो कैसा कि फलक है। वायुमंडल का मतलब ये होता है यानी खुले आसमान के नीचे, ठीक। जब वस्तुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी से धातु, वायुमंडल में उपस्थित गैस है। अब गैस क्या समझो, जैसे हवा है भाई, खुले आसमान के नीचे तो हवा है ही है, और हवा में तो कई गैसें हैं, तो है नहीं कोई एक है, सभी गैसें मिली हुई हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी, उसमें नमी भी है, से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। धातु क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। सीधा सा मतलब ये समझो, जब हम ऐसे अपनी साइकिल समझो, साइकिल तो लगभग सभी के घर में होगी। जब उसको हम चपड़े में रखेंगे, चपड़ा हिंदी भाषा में समझो यानी खुले आसमान के नीचे, खुली हवा, खुले स्थान पर जब हम उसको रखेंगे तो क्या होता है, ओस भी उस पर पड़ेगी, नमी भी है आ रही है, और हवा गैस से तो चवासू से उस पर आक्रमण करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उस पर जंग लग जाएगी। जंग लगने का मतलब वो संरक्षित हो जाएगी, तो इसका मतलब वो वस्तु खराब हो जाएगी। अगर अपने घर के भीतर रखेंगे उसको छाया में, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों, तो संसार का जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, धातुओं के कहा वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें तथा नमी से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। धातु क्या होने लगती है बच्चों, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के उदाहरण हम अब समझ तो लिया। संक्षारण वायुमंडल के संपर्क में जो रखी जाती गैस तथा नमी से क्षय होने लगती वस्तु का संक्षारण कहते हैं। लेकिन सर्दियों हम समझेंगे कैसे, कैसे जानेंगे किस वस्तु में संक्षारण है, कैसे समझेंगे, तो उसी के संक्षारण के कुछ उदाहरण। लोहे पे जंग लगना, नंबर 1, लोहा तो लगभग सभी के घरों में होगा। लोहे पे जंग लगना, लोहे में जंग लगी देखी ना, नंबर 1 संक्षारण का उदाहरण। नंबर 2, चांदी की चमक का कम होना, चांदी भी लगभग सभी के घरों में होगी। जब चांदी की चमक कम पड़ जाए, समझ लेना इसमें संक्षारण हो गया है। नंबर 3, तांबे की छड़ पर हरी परत चढ़ जाना। तांबा जानते हो ना, तांबा जिसके घर में, वो देखना जब उस पर हरी परत चढ़ जाए तो समझ लो ये इसमें संक्षारण हो गया है। रड की अपनी संरचना को खो देना, रड की अपनी संरचना को खो देना। संरक्षण अब समझ लिया हमने कि सर जी संरक्षण होता क्या है, मैंने समझ भी लिया किसमें होता है, कैसे होता है। अब पहचान भी जाएंगे इसमें संक्षारण हो रहा, यानी लोहे में जंग लग गए तो संक्षारण हो गया, चांदी की चमक कम पड़ गई संक्षारण हो गया, तांबे पे हरी पर चढ़ गए संक्षारण हो गया। लेकिन अब इनके उपाय क्या भाई, सर जी भाई बचने के कोई उपाय भी तो होंगे। ऐसे हम बीमार होते डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक उपाय है ना, तो इनको कैसे हम बचाएं सुरक्षित, इनके उपाय क्या है, तो वो देखते हैं संक्षारण से सुरक्षा। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है। जैसे नंबर 1, पेंट करना। हम पेंट किस लिए करते हैं, लोहे के गेट लाते हैं हम लोग पेंट करते हैं, ना कि उनको अच्छा, भाई ये तो बात तय है कि देखने में भी अच्छे लगेंगे, देखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन दूसरी बात उसमें ये भी छिपी हुई है कि उसमें हम जंग लगने से उसको बचा सकते हैं। जो गैस आक्रमण करेगी तो पहले पेंट पे करेगी, तो देखना कभी कभी पेंट छूटने लगता है ना, तो पेंट हम इसीलिए करते हैं। एक तो हो गया चलो हम गेट अच्छे करने के लिए पेंट करते हैं, लेकिन दूसरी इसमें बात ये भी छिपी होती है कि उसमें जंग लगने से हम उसको रोक सके। तेल लगाना, तेल लगाकर भी हम संरक्षण को रोक सकते हैं। क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, यशद लेपन। हम आगे हेडिंग में अपनी यशद लेपन क्या होगा पूरा डिटेल से समझेंगे। या मिश्र धातु बनाकर, तो हम कितनी चीजों से करेंगे, नंबर 1 पेंट लगाकर, तेल लगाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, यशद लेपन और मिश्र धातु बनाकर हम संक्षारण को रोक सकते हैं, यानी वस्तु को संरक्षित होने से बचा सकते हैं, जंग लगने से हम वस्तु को बचा सकते हैं। अब समझते हैं यशद लेपन। यशद लेपन हेडिंग है ना, तो यशद लेपन क्या होता है। लोहे या इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक, जिंक बोले तो जदन की परत चढ़ाई जाती है, इसी प्रक्रम को यशद लेपन कहते हैं।
यदि आपसे एग्जाम में ऐसा है यसद लेपन किसे कहते हैं, तो लोहे व जस्ता की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उस पे जिंक यानी जेडन की परत चढ़ा दी जाती, इस प्रक्रम को यसद लेपन कहते हैं। यानी लोहे के ऊपर या जस्ता के ऊपर हम लोग एक जिंक की परत, पतली परत चढ़ा देते हैं, इसे यसद लेपन कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण दूं, साइकिल तो सभी के घरों में होगी ना लगभग, तो जो साइकिल का रिम होता है देखा है ना, साइकिल में ज्यादा जंग हर जगह लगती है, लेकिन रिम में देखना सफेद सफेद होती है ना, चमकती है, क्योंकि उस पर जंग की परत चढ़ी होती है, इसीलिए उस पर जल्दी जंग नहीं लगती है। साइकिल के रिम में कभी जंग लगा देखा है क्या आप लोगों ने? बहुत कम देखा होगा, क्योंकि साइकिल के रिम में जो होगा जिंक जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ी होती है। तो यसद लेपन आप लोग समझ चुके हैं। लोहे या इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक जदेन की परत चढ़ाई जाती, इसी प्रक्रम को यसद लेपन कहते हैं। तो पुनः एक बार समझे, संरक्षण क्या होता है? संक्षारण, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें तथा नमी से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का उदाहरण लोहे पर जंग लगना, चांदी की चमक का कम होना, तांबे की छड़ पर हरी परत, रेड की अपना संरचना खो देना। अब सर इसको हम बचाएंगे कैसे? तो संरक्षण के सुरक्षा, धातुओं को संरक्षण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। पेंट करना, तेल लगाना, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, यसद लेपन या मिश्र धातु बनाकर। हमने यसद लेपन पढ़ लिया। लोहे या इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक जदेन की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रम को यसद लेपन कहते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हमारी एक हेडिंग इसमें और बची मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है, कैसे बनती है, अगली हेडिंग बस लास्ट इस चैप्टर की है। इसमें मैंने बताया था पार्ट 4 बनाऊंगा, लेकिन नहीं, इसके पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 लास्ट हो गया। ओके बच्चों, तो आप लोग लाइक नहीं करते यार, लाइक करिए, लाइक करें, कमेंट करें, जो ना समझ में आएगा तुरंत कमेंट करिए, आप हमें बताइएगा, तुरंत उसकी वीडियो में डाल दूंगा। चलते अगली हेडिंग पे, मिश्र धातु। हम लोगों ने संक्षारण समझा कैसे लगता है, उसके उदाहरण समझे किसमें किसमें लगता है, उसके बचाव के नियम भी समझे, यसद लेपन समझा। अब यसद लेपन के बाद एक हेडिंग हमारी बचती है मिश्र धातु। कौन सी बच्ची? मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु, दो या दो से अधिक धातु या अधातु, दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु। संगामी मिश्रण होता है, धातु अधातु का यहाँ पे शायद लगेगा का संगामी मिश्रण होता है। मिश्र धातु बनाकर भी धातु को संलक्षण गलत लिख गया, संक्षारण से बचाया जा सकता है। कहने का यह मतलब है कि दो या दो से अधिक धातु या अधातु का संगामी मिश्रण होता है। किसका? दोनों धातु हो सकती, दो से अधिक भी, दो भी हो सकती धातु का संगामी मिश्रण, या धातु या अधातु दोनों का भी संगामी मिश्रण होता है। मिश्र धातु बनाकर भी धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है। यानी मिश्र धातु हम जब बना देंगे दो धातु को आपस में मिलाकर भी, तो उससे भी हम संक्षारण को बचा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लोहा, लोहा आप लोगों ने देखा सभी, लोहा में जो होता है 96 से 94% ही लोहा होता है, बाकी क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, लोहा प्लस कार्बन होता है। तो कार्बन लगभग कितना बचा यहाँ पे? 4 से 2% कार्बन होता है। सोना की भी कई कैरेट आते हैं, जैसे 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट ना। तो जो सोना 18 कैरेट वाला होता है उसमें सोना मात्र 75% होता है, 12%, 12.5% उसमें कॉपर मिली होती है, 12.5% उसमें सिल्वर मिली होती है, सिल्वर यानी कि चांदी,
तो सोना में 75% ही सोना होता है। 18 कैरेट सोने में सिर्फ 75% सोना होता है। उसमें कापर होता 12.5% और चांदी होती 12.5%। पीतल, पीतल में कापर होता है 60 से 90%, जिंक मिलाई जाती है 10 से 15%। कासा, कासा में कापर 78 से 95% तक होता है, 5 से 22%। चांदी, चांदी में चांदी जो होती है 92.5% ही चांदी होती है। बाकी जो कापर हमारा 7.5% उसमें कापर मिला होता है। तो हम लोगों ने समझा मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती हैं? दो या दो से अधिक धातु या धातु या अधातु के संगम में मिश्रण होता है। मिश्र धातु बनाकर भी हम धातुओं को क्षरण से बचाया जा सकता है। जैसे लोहा में 96 से 98% बाकी कार्बन, 18 कैरेट सोने में सोना 75%, पीतल में पीतल 60 से 90% कापर होता है, कासा में कापर 78 से 95 बाकी टीन होती है, चांदी में चांदी 92.5 बाकी सब कापर होता है। तो हमें ये सब 1 2 3 4 5 ही तो है, हमें याद करना है। ये हमारे फिंगर टिप्स पे रटे होने चाहिए। ये पूछ दिया जाए 18 कैरेट सोने में सोना कितना होता है? 75%। चांदी कितनी होती है? 12.5%। कापर 12.5%। लोहे में लोहा कितना होता है? 96 से 98%। ये हमारे फिंगर टिप्स पे। चांदी में चांदी कितनी होती है? 92.5%। तो आप लोग फिंगर टिप्स पे रटे होने चाहिए। साधन समझा, उदाहरण समझे, बचाव के नियम समझे, यसद लेपन, विषय धातु। यसद लेपन हमने समझ चुका, जो ड्रिम पे एक देखो कढ़ाई चढ़ी होती है ना, उसको यसद लेपन की जिंक की होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। जो ना समझ में आया हो आप लोग बेझिझक बिना डर के आप लोग हमें बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।